गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हो स्टडी चैनल से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आर्टिकल 12 से लेकर हम लोगों ने कल पढ़ा था आर्टिकल 24 तक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 35 तक। आज जो पहला टॉपिक शुरू होगा वो शुरू होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा 25 से लेकर 28 तक की गई है। उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 से लेकर 30, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे और लास्ट में कुछ रिट वगैरह भी हम लोग पढ़ लेंगे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला आर्टिकल, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है धर्म को अबाध रूप से मानने, अंतःकरण, प्रचार करने, आचरण की स्वतंत्रता। ये बात लिखी गई है आर्टिकल 25 में। इसमें एक एक शब्द को तोड़ के हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला शब्द लिखा है धर्म को अबाध रूप से मानना, यानी आप अपने धर्म का अनुकरण बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं। इसके लिए कानूनी संरक्षण भी आपको मिला हुआ है, आपको आपके मौलिक अधिकार मिले हैं। उसके बाद लिखा हुआ है अंतःकरण। अंतःकरण का तात्पर्य क्या होता है? अंतःकरण का तात्पर्य होता है कि आप भगवान का स्मरण या अपने इष्ट का स्मरण किसी भी स्वरूप में आप कर सकते हैं। उसके बाद धर्म को प्रचार करने, धर्म का आप प्रचार भी कर सकते हैं और धर्म संबंधी जो आचरण होते हैं आप वो आचरण भी कर सकते हैं। जैसे हाथ में जो कलावा बांधा जाता है ये धार्मिक आचरण ही है, तो ऐसा आचरण किया जा सकता है। आर्टिकल 25 इसी के लिए हमें प्राधिकृत करता है। आपने देखा होगा कि जैसे जो सिख कम्युनिटी के लोग होते हैं वो अपने साथ में कृपाण भी लेके चलते हैं, तो भी आर्टिकल 25 का ही एक हिस्सा माना जाता है, क्योंकि वो अपने धर्म को सेलिब्रेट करने के लिए या अपने धर्म के आचरण के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। बाकी और कोई कृपाण लेके नहीं चल सकता है, लेकिन सिख कम्युनिटी ऐसा कर सकती है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है ना कि आप अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, अंतःकरण कर सकते हैं और धर्म रिलेटेड आप आचरण कर सकते हैं। ये सारी बातें लिखी गई हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार, इन तीनों चीज़ों पर कोई प्रभाव ना पड़े। लोक व्यवस्था का मतलब ये होता है जो सामान्य कानून व्यवस्था बनी हुई है वो कहीं ना भंग हो जाए, स्वास्थ्य ना खराब हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप होली खेलने के चक्कर में किसी की आंख में रंग डाल दें या दिवाली के सेलिब्रेशन में आप ऐसा पटाखा फोड़े कि कोई आदमी इंजर्ड हो जाए, घायल हो जाए, या मतलब अपने धर्म के सेलिब्रेशन के तौर पे आप ऐसा ना करें कि दूसरा व्यक्ति उससे हताहत हो जाए। सदाचार, कभी भी मतलब मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए किसी के साथ, यानी आप अपने धर्म को सेलिब्रेट करिए, धर्म रिलेटेड आचरण करिए, लेकिन दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान करिए। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की जो तत्कालिक सरकार है उन्होंने ताजिया के जुलूस में जो चाकू मारने वाली रस्म होती थी उसको प्रतिबंधित कर दिया था। ये मामला कोर्ट में गया था और जब कोर्ट में चैलेंज किया गया तो निर्णय यही आया कि जो ताजिया के जुलूस में जो लोग चाकू खुद के ऊपर मारते हैं वो लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार तीनों के लिए घातक है। सबसे ज़्यादा तो स्वास्थ्य के लिए घातक है। इस वजह से ताजिया का जुलूस तो निकलता है, लेकिन उसमें चाकू मारने वाली रस्म को अब नहीं मतलब किया जा सकता है। हालांकि लोग करते होंगे तो वो अलग बात है, वो गैर कानूनी है, लेकिन ऐसा अब संभव नहीं है। अब हम आते हैं आर्टिकल 26 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जैसे कि इसमें हम लोग रख सकते हैं कि जैसे भंडारा होता है, लंगर होता है, शोभा यात्रा होती है, कथा वाचन का जो कार्यक्रम करवाया जाता है, यही होता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है आर्टिकल 27। इसमें लिखा हुआ है धार्मिक कार्य का धन टैक्स फ्री, यानी आप धर्म की अभिवृद्धि के लिए अगर कोई धन देते हैं तो टैक्स फ्री होता है। उसके बाद लिखा हुआ है आर्टिकल 28। इसमें लिखा है सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब इसमें 3 पॉइंट्स हैं, आपको देखने पड़ेंगे। वो 3 पॉइंट्स क्या हैं आपको हम एक अलग पेज में समझाने का प्रयास करते हैं इन 3 पॉइंट्स के बारे में। देखिए 28(1) में क्या लिखा गया है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे 28(1). 28(1) में लिखा गया है ऐसे कॉलेज जो पूर्ण सरकारी हैं, यानी पूर्णतया सरकारी हैं, उनकी चर्चा हम पहले करेंगे। पूर्ण सरकारी कॉलेज। उसके बाद जो 28 का सेकंड पार्ट है, 28 का सेकंड पार्ट, इसमें ट्रस्ट के तहत यानी किसी न्यास के तहत कोई विद्यालय की स्थापना हुई है। 28(3) अर्ध सरकारी या आप इनको एडेड कॉलेज कह सकते हैं, यानी सहायता प्राप्त, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त एडेड कॉलेज। ये 3 तरीके के कॉलेज होते हैं जिनको पूर्ण सरकारी,
या फिर उस विद्यालय की स्थापना ट्रस्ट के तहत हुई हो, या फिर एडेड कॉलेज जो सहायता अनुदान प्राप्त किए हों। तो देखिए, जो पूर्ण सरकारी हैं, इसमें कहा गया है 28(1) में, जो पूर्ण सरकारी कॉलेज होते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। 28(2) में क्या लिखा गया है? 28(2) में लिखा गया है, यदि कोई कॉलेज किसी धार्मिक ट्रस्ट या बंदोबस्ती के तहत अगर स्थापित किया गया है तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। 28(3) में क्या लिखा गया है? 28(3) में लिखा गया है एडेड कॉलेज यानी राज्य द्वारा सहायता प्राप्त कॉलेज, क्या यहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? तो दी जा सकती है, लेकिन उस धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित होने के लिए उस बच्चे की परमिशन या उस घर के अभिभावक की परमिशन लगेगी। अगर वो मना कर देंगे तो फिर आप उनको धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यही है आपका आर्टिकल 28 यानी 28(1), 28(2), 28(3). 28(1) पूर्ण सरकारी कॉलेजों की बात करता है, 28(2) ट्रस्ट के तहत स्थापित विद्यालयों की बात करता है, 28(3) एडेड कॉलेज की बात करता है। और कहाँ कहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, कहाँ पर नहीं दी जा सकती है, इन सभी चीज़ों का उल्लेख अभी हमने किया है। अब आइए आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। यहाँ पे जो माइनॉरिटी में होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि अपने यहाँ के जो अल्पसंख्यक होते हैं, कितने आधार पे उनको अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है। तो एक तो धर्म के आधार पे किया जा सकता है और भाषा के आधार पे किया जा सकता है। तो धर्म और भाषा यही दो आधार हैं किसी कम्युनिटी को अल्पसंख्यक घोषित करने के। और ये बात किस में लिखी गई है? ये बात भी आर्टिकल 29 में लिखी गई है। तो आर्टिकल 29 में धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों की चर्चा की गई है और साथ साथ में बताया गया है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। और ये भी लिखा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। उसके बाद आर्टिकल 29 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 29 में लिखा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने शिक्षण संस्थान स्वयं खोल सकते हैं और साथ में सरकार उन्हें धन भी उपलब्ध कराएगी और उनके जो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी वो उसी कम्युनिटी के पास होगी। आप एग्जाम्पल के तौर पे मदरसा को भी रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 के बारे में सभी को पता है कि आर्टिकल 31 जो है पहले वो संपत्ति का अधिकार था, फिर संपत्ति का अधिकार जो है अब वो कानूनी अधिकार हो गया है, यहाँ से अब हटा दिया गया है। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया था, 300A में जोड़ा गया था और अब ये कानूनी अधिकार के तौर पे भारतीय संविधान में शामिल है। उसके बाद है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में लिखा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही संविधान की आत्मा कहा गया था। संविधान की आत्मा, और संविधान की आत्मा किसने कहा था ये सभी को पता है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा कहा जाता है आर्टिकल 32 को, और किसने कहा था? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल ये है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोच लीजिए अगर आर्टिकल 32 को हटा दिया जाए तो जो बाकी मौलिक अधिकार दिए गए उनका कोई मतलब ही नहीं है। यही आर्टिकल 32 है जिसके तहत आप न्यायालय में जाकर जो आपके मौलिक अधिकार छिन गए हैं न्यायालय के माध्यम से वापस पा सकते हैं। अगर 32 हट गया तो आप सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया जिससे आपके मौलिक अधिकार छिन्न हैं, अगर 32 नहीं मौजूद है तो आप किसका दरवाज़ा खटखटाओगे? आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि आर्टिकल 32 ही संविधान की मूल आत्मा है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार जो आपके छिन गए होते हैं उनको वापस दिलाता है। तो लिखा गया है मूल अधिकारों के हनन होने पर उच्चतम न्यायालय जाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट फिर इसके संदर्भ में रिट जारी करती है। अब सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से रिट जारी करती है या हाई कोर्ट 226 के तहत कौन कौन से रिट जारी करती है उनके बारे में हम देख लेते हैं। एक बार बुकलेट में जो चीज़ें लिखी हैं उसको थोड़ा सा साइड करके जो बातें मैं बताऊँ उसको ध्यान से सुन लेना। इसमें लिखा गया है हैबियस कार्पस, इसको हिंदी में कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अब उसके परिजन या उसके दोस्तों को लगता है कि पुलिस ने इस व्यक्ति को फर्जी जबरन गिरफ्तार कर लिया है और हिरासत में रखे हुए हैं, तो वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट को भी अगर लगा, उनकी बातें सही लगी, उनकी बातों को कंसिडर करेगा और लगेगा कि इस व्यक्ति को फर्जी तरीके से इन लोगों ने गिरफ्तार कर रखा है, तो एक रिट दायर करेगी और इस रिट का नाम होगा हैबियस कार्पस, जिसे कहा जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना पड़ेगा, कहाँ पे? कोर्ट के अंदर, यानी कोर्ट के अंदर उसे फिर सशरीर उपस्थित करना पड़ेगा। ये बात लिखी गई है बंदी प्रत्यक्षीकरण के भीतर।
और ये रिट कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ये जरूरी है। उसके बाद है मैंडमस यानी परमादेश। परमादेश कभी कभी कोर्ट आदेश देती है। आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे रख सकते हो, जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम पे कार्य चल रहा है SIR वगैरह का। ठीक, मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई सरकारी व्यक्ति है, वो मान लीजिए वो राजस्व लेखपाल के पद पे है या अध्यापक के पद पे है, और उसने ये कह दिया कि ये जो SIR का कार्य हमें सौंपा जा रहा है सरकार के द्वारा, इस कार्य को मैं नहीं करने वाला हूँ, और वो लोग हड़ताल पे बैठ जाएं और मामला कोर्ट में वो अर्जी डाल दें, या फिर सरकार फिर कोर्ट में चली जाए उन लोगों के विरुद्ध कि ये सारे कर्मचारी हड़ताल पे चले गए हैं, तो इनके लिए कोर्ट ही कुछ आदेश करे, तो कोर्ट परमादेश जारी करेगी कि हम आदेश देते हैं कि पब्लिक ड्यूटी आप करिए। क्योंकि अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी में जाते हैं तो जो सेवा नियमावली होती है उसमें लिखा होता है कि जो आपका नियोजन किसी अन्य सरकारी कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। यानी अगर आप अध्यापक हैं तो अध्यापक का कार्य तो लिया ही जाएगा, और ज़रूरत पड़ने पर अन्य किसी भी प्रकार का अगर सरकारी नियोजन है तो उसमें आपको संलग्न कराया जा सकता है, उसमें आपको संलिप्त कराया जा सकता है, आपसे वो काम लिया जा सकता है। तो ये है परमादेश या मैंडमस। उसके बाद तीसरा है प्रोहिबिशन। अब देखो दो चीज़ें होती हैं इसमें, दो प्रोहिबिशन और एक साथ में हम लेके चलेंगे। प्रोहिबिशन के साथ साथ में हम लोग पढ़ लेंगे, अभी नीचे मिलेगा आपके बुकलेट में, प्रतिषेध और एक होता है उत्प्रेषण। इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। ये क्या है, उत्प्रेषण रिट क्या है और प्रतिषेध रिट क्या है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए ये कोई राज्य A है, ये कोई राज्य B है। इसके पास A के पास अपना हाई कोर्ट है और B के पास अपना हाई कोर्ट है। मान लीजिए कोर्ट A यहाँ पे किसी मामले की आके सुनवाई कर रहा है, यानी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर हाई कोर्ट B के अधिकार क्षेत्र में जाकर किसी मामले की सुनवाई कर रहा है, तो जो इससे शीर्षस्थ अदालत है, यानी हाई कोर्ट से शीर्ष कौन सी होगी, सुप्रीम कोर्ट होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध रिट दायर करेगी और कहेगी और इनको रोक देगी, यानी कोर्ट A को साफ साफ रोकेगी कि आप अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके B के अधिकार क्षेत्र में मामले की सुनवाई कर रहे हैं, आप ऐसा मत करिए क्योंकि आप कानूनी दायरे को लांघ रहे हैं। फिर वैसी परिस्थिति में क्या होगा, फिर वैसी परिस्थिति में या तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले को अपने पास मंगा लेगा, फिर या तो फिर इस मामले को B को सौंप देगा, यानी हाई कोर्ट B के पास फिर ये मामला पहुंच जाएगा। किस रिट के तहत, प्रतिषेध रिट के तहत, यानी प्रतिषेध रिट में यहाँ पे रोका जा रहा है। अब उत्प्रेषण रिट क्या होती है, उत्प्रेषण रिट में ये मामला होता है, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे बताया गया कि जो A हाई कोर्ट है B हाई कोर्ट के मामले में अभी सुनवाई कर रहा था, तभी सुप्रीम कोर्ट के ये बात पता चल गई और उसने ऐसा करने से रोक दिया। लेकिन मान लो कभी सुप्रीम कोर्ट को ना पता चले और आनन फानन में कोर्ट A के द्वारा B हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में जाकर किसी मामले की सुनवाई कर दी जाए, बाद में सुप्रीम कोर्ट को पता चले कि भाई ये चीज़ तो गैर कानूनी हो गई, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक रिट दायर करेगी, उत्प्रेषण रिट, और उत्प्रेषण रिट के तहत कोर्ट A के पहले फैसले को रद्द करेगी, फिर उस मामले को अपने पास मंगा लेगी। इसे कहा जाता है उत्प्रेषण। यानी उत्प्रेषण में मामले को अपने पास मंगा लेती है इनके फैसले को रद्द करने के उपरांत, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। और प्रतिषेध में क्या होता है कि दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जाकर अभी सुनवाई चल रही थी, तभी कोर्ट को पता चल गया और उसने वैसी सुनवाई को रोक दिया। तो ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण में बड़ा बारीक सा अंतर है, ये हमें समझने की जरूरत थी। उसके बाद आता है एक क्यू वारंटो यानी अधिकार प्रच्छा। इसमें यह पूछा जाता है कि आप जिस पद पर कार्य कर रहे हैं तो क्या उस पद पर कार्य करने के लिए आप ऑथराइज्ड हैं, प्राधिकृत हैं या नहीं। यानी आपकी डिग्री के संदर्भ में पूछा जा सकता है या आपकी योग्यता के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, ज़रा हम भी तो देखें कि आप इस पद के लिए कार्य कर रहे हैं, आप योग्य हैं भी कि नहीं, कहीं आपने फर्जी कागज़ लगा के इस नौकरी को तो नहीं हासिल कर लिया। तो यही है अधिकार प्रच्छा। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे वाले आर्टिकल में। उत्प्रेषण हो ही चुका है, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में क्या लिखा गया है इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि जैसे गुप्तचर, राजदूत, मीडिया, इसमें कुछ चीज़ों को हम और जोड़ लेते हैं, जैसे पुलिस बल। पुलिस बल के साथ हम इसको जोड़ लेते हैं खुफिया दल, जैसे IB हो गया, रा हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो पुलिस हो गया, खुफिया हो गया,
सशस्त्र सेना बल हो गया, CRPF वगैरह ये सब हो गए। इसमें इन लोगों के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाता है। क्यों सीमित किया जाता है? बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए कोई मामला बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, कभी कभी हो जाता है कि मीडिया का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, मीडिया पहुँच गई, उस चीज़ को प्रसारित कर दी और मामला और उग्र हो गया। इसी प्रकार जैसे गुप्तचर होते हैं या फिर जैसे पुलिस होता है। जैसे पुलिस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी का इनकाउंटर करना है और अगर इनकाउंटर करने के लिए पुलिस टीम बनाई जाती है, तो जो शीर्ष अधिकारी होता है, जिसके नेतृत्व में या जिसके लीडरशिप में टीम बनी होती है, तो सारे अपने पुलिस कर्मचारियों को बुलाता है, सबके फ़ोन जो है एक जगह पे जमा करा देता है और उसके बाद कह देता है कि आपको अब किसी से संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है, सुबह उठ के इस व्यक्ति का इनकाउंटर करना है, हाफ इनकाउंटर करना है, जैसा भी करना है। तो कहने का तात्पर्य है, वहाँ पे आप ये रोना नहीं रोओगे कि हमारे मौलिक अधिकार को छीना गया, हमारी राइट टू प्राइवेसी को छीना गया, हमारे फ़ोन जमा करा लिए गए। आर्टिकल 33 में ऐसा प्रावधान किया गया है। कभी कभी मीडिया को जाने से रोका जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक बार जब ताज पे हमला हुआ था, तो कुछ कमांडो जब ताज होटल पे उतर रहे थे, तो मीडिया ने उसका प्रसारण कर दिया। तो जो अंदर बैठे हुए टेररिस्ट थे, वो देख ले गए कि हमारे कमांडो जो है वो उतर रहे हैं, मतलब भारत के कमांडो उतर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था, फिर गोली चलाई और उसमें हमारा एक कमांडो मारा गया था। इस वजह से कभी कभी मीडिया के इन्वॉल्वमेंट को रोका जाता है। यानी और मीडिया किस में है? आर्टिकल 19(1)(a) में है, प्रेस की स्वतंत्रता। तो आप वहाँ पे ये रोना नहीं रोगे कि प्रेस की स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। छीना जा सकता है ऐसी परिस्थितियों में, जब मामला बहुत ही गोपनीय हो। उसके बाद लिखा है आर्टिकल 34। इसमें लिखा गया है मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून। सैन्य कानून की स्थिति में या कहीं पर सैन्य शासन लागू है तो वहाँ पर व्यक्तियों के मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया जाता है या फिर कम कर दिया जाता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में लिखा है संसद मूल अधिकार को अधिक प्रभावी या शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आपका कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।